नमस्कार दोस्तों। आईएएस प्रेप एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की तारीख है 21 अप्रैल 2020 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का डेली 30 कार्यक्रम। इस डेली 30 कार्यक्रम के अंतर्गत डेली हम एक टॉपिक डिस्कस करते हैं और ये एक ऐसे टॉपिक होते हैं कि इनसे एक ना एक प्रश्न आपको हर एग्जाम में मिल ही जाएगा। मेरा तो ये मानना है कि अगर कोई 150 क्वेश्चन का पेपर है और अगर हम 150 डेली 30 कर लें तो मेरे ख्याल से हर दिन का एक क्वेश्चन अगर रखा जाए, कम से कम एक क्वेश्चन, तो 150 प्रश्नों का प्रश्न पत्र जो है वो पूरा यहाँ से कवर हो जाएगा। ये मेरा अनुमान है और ये मुझे विश्वास है, इतना आप कर लेंगे। क्या कर पाएंगे, क्या फायदा इसका मिलेगा, ये एग्जामिनेशन हॉल में आप बहुत अच्छे से देखेंगे। और यकीन मानिए, अगर आप इसको रोज करते रहे, आप अपनी पढ़ाई रोज करते रहे, आप अनवरत प्रयास करते रहे, तो एक दिन सफलता निश्चित तौर पर आपके कदम चूमेगी। हमें निराश नहीं होना है। आपको किसी भी कंडीशन में कितना भी अंधकारमय भविष्य लगे, लेकिन धैर्य बनाए रखना है। आपको होपलेस नहीं होना है। होपलेस वो होते हैं जो काम नहीं करना चाहते, जो मेहनत नहीं करना चाहते, और आप ऐसे नहीं हैं, मुझे पूरा यकीन है। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए हैं। जरा सोचिए, क्या अंग्रेज जब यहाँ पे शासन करते थे तो कभी किसी ने सोचा था कि एक दिन भारत आजाद होगा? लेकिन अनवरत प्रयास किया हमारे यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, हमारे यहाँ के महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने, हमारे यहाँ के बहुत सारे अन्य अगुवाकारों ने अपने प्राणों की आहुति तक दे दी, लेकिन हार नहीं माने। और आज हम स्वतंत्र हैं, और स्वतंत्र ही नहीं हैं, एक ऐसे लोकतंत्र के निवासी हैं जो सबसे अच्छा लोकतंत्र माना जाता है। हर हाल में हम बेटर हैं और अन्य लोगों से। हो सकता है इकोनॉमिक दृष्टि से हम थोड़ा बहुत किसी से पिछड़े हों, लेकिन सारे क्षेत्रों को देखा जाए तो भारत कहीं पीछे नहीं है। तो आप उस देश के नागरिक हैं, आपको निराश नहीं होना है। चलिए शुरू करते हैं, लेते हैं पहला प्रश्न। पहले इन प्रश्नों को देखेंगे, फिर आज के करंट अफेयर को भी हम कवर करेंगे। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किस अधिवेशन में किया गया था? कलकत्ता का अधिवेशन था ये, और 1906 में ये हुआ था। कलकत्ता में कई अधिवेशन हुए हैं। जरा कोई इसमें लिस्ट बनाएगा, कोई कैंडिडेट? मैं आशा करता हूं कोई ना कोई बताएगा कि कलकत्ता में कौन कौन से अधिवेशन हुए और उनका सन क्या था। ठीक है, तो कलकत्ता अधिवेशन किस किस वर्षों में हुआ, तो सन आप ऐसे उसमें लिखते चले जाएंगे। तो 1906 का जो अधिवेशन था, उस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे, और इसी में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम सबसे पहले किस अधिवेशन में गाया गया और इसके अध्यक्ष कौन थे? यानी कि जब वंदे मातरम गाया गया तो कौन सा अधिवेशन वो था, और उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये भी कलकत्ता का अधिवेशन था, 1896 का अधिवेशन, और इसके अध्यक्ष थे एम ए सयानी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। 1887 का अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता उन्होंने की थी, लेकिन यहां पर दिया है कोलकाता का अधिवेशन। ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि कोलकाता के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने नहीं की थी। इन्होंने की थी चेन्नई में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता। तो दूसरा स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। ए इसका उत्तर हो जाएगा। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको उत्तर निकालना है। कांग्रेस के प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष कौन थे? प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, मुस्लिम नहीं पूछा जा रहा है, प्रथम गैर हिंदू पूछा जा रहा है। तो हो सकता है मुस्लिम से पहले कोई रहा हो। तो 1886 में एक अधिवेशन होता है कोलकाता में जिसकी अध्यक्षता करते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। और बदरुद्दीन तैयब जी जो थे, सॉरी, दादा भाई नारोजी, ये तो मुस्लिम हो ही गए। दादा भाई नारोजी 1896 का, 1886 का कलकत्ता का अधिवेशन, दादा भाई नरोजी इसकी अध्यक्षता किए थे, और ये गैर हिंदू अध्यक्ष थे। ठीक है, नौरोजी ये किस जाति के थे, धर्म के थे, जाति नहीं धर्म की बात बताइएगा। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। 1886 में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? एक प्रश्न ऐसे भी बनता है। तो ये प्रश्न है दादा भाई नौरोजी, इसका भी उत्तर है 1886 का कलकत्ता का अधिवेशन। ऊपर वाले प्रश्न में ये समाहित हो गया, लेकिन ये प्रश्न अलग से यहां पर दिया हुआ है।
अगर यहां पर हमको लगेगा कि ये प्रश्न अभी पूरे नहीं है और प्रश्नों की जरूरत है तो इसको हम एक पार्ट और कर लेंगे कभी भी भविष्य में। आप परेशान बिल्कुल ना हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता एच.ओ. ह्यूम ने की थी। क्या ये पहला स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट गलत है। एच.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है ना? स्थापना कब हुई थी? 1885 में। ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वो की थी डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। व्योमेश चंद्र बनर्जी इनका पूरा नाम है। और दूसरा स्टेटमेंट है, इसमें 72 प्रतिनिधियों ने 72 डेलीगेट्स थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो ये बिल्कुल सही है। केवल दो यहां पर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में हुई थी, तो ये कौन सा अधिवेशन था? 1929 में एक अधिवेशन हुआ था लाहौर में। लाहौर में जो ये अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित नेहरू ने इसकी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, लाहौर अधिवेशन 1929 की। और इसी में पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा की गई थी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है और 1885 से 1916, ये जो 30 साल का कार्यकाल रहा, 30-32 साल के बीच का, इसमें यहां तक का एक जज्बा कांग्रेस में आ चुका था और ये यकीन हो चुका था कि अब हम स्वराज ले सकते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में यह बात कही थी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन कारण का प्रश्न है, स्वराज दल की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन में हुई थी। बिल्कुल सही है। 1919 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत सीआर दास और मोतीलाल नेहरू के विधान परिषदों में प्रवेश की वकालत इन्होंने की थी और सी राजगोपालाचारी तथा उनके समर्थकों ने इसका विरोध किया था। क्या ये बात भी सही है? ये भी बिल्कुल सही है। ये बात भी बिल्कुल सही है। अब क्या ये व्याख्या करता है? कथन ए और आर दोनों सही हैं, और क्या इसका ये स्पष्टीकरण है? कहीं कहीं किताबों में मिलता है कि ये इसका स्पष्टीकरण है, ए ऑप्शन इसका मिलता है। कहीं कहीं मिलता है कि नहीं, ये दोनों बातें सही हैं और इसका स्पष्टीकरण नहीं है। आप में के लिए भी ये प्रश्न है कि आप इसको कंफर्म करके बताएंगे। कल मैं इस प्रश्न को फिर से और देखूंगा, एक बार डिस्कस करूंगा कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। कोई भी सब्जेक्ट में डिस्कस करूंगा, लेकिन ये प्रश्न वहां पर मैं ले लूंगा अगर आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। वैसे उत्तर ए इसका दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं ये सब काम इसलिए करता रहता हूं कि आप अपना पार्टिसिपेशन इस तरह से रखें कि आपको ये महसूस हो कि आप भी कुछ कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं और आप तो इतने बड़े बड़े प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में, यहां पर 2 बार लिखा है, गांधी इरविन समझौता स्वीकृत किया गया? कौन सा अधिवेशन था? गांधी इरविन समझौता की स्वीकृति किस अधिवेशन में की गई थी? 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। 1931 की बात है। तेज बहादुर सप्रू व एम.एस. जयकर के प्रयासों से यह हुआ था। दिल्ली समझौता के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको मंजूरी दिलाने के लिए मार्च 1931 में कराची में एक अधिवेशन हुआ था। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 1931 में ये हुआ था और इसी में इसको मंजूरी दे दी गई थी और पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को पुनः इसमें याद किया गया था। कांग्रेस के 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में निम्न में से किसने यह महत्वपूर्ण सुझाव दिया था कि कांग्रेस द्वारा एक कार्यकारी कमेटी बनाई जानी चाहिए जो कांग्रेस का दिन प्रतिदिन का काम काज देखे? ये कौन था? तो ये मतलब सुझाव किसने दिया था? सुझाव किसने दिया था ये पूछा जा रहा है। 1916 का जो ये अधिवेशन हुआ था, 1916 के अधिवेशन की अगर बात की जाए तो ये लखनऊ में हुआ था। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए। और इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। लेकिन जहां तक ये सुझाव की बात की जा रही है कि कांग्रेस की एक कार्यकारी कमेटी बनाई जाए और दिन प्रतिदिन का कामकाज देखा जाए, तो ये सुझाव दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो गया। 3 प्रश्न आपके यहां से तैयार हो गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में निम्नलिखित में से किसने असहयोग का मुख्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? ये थे सी आर दास। कौन थे? सी आर दास। सितंबर 1920 की बात है। सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम पर विचार करने के लिए कलकत्ता में कांग्रेस महासमिति का अधिवेशन आयोजित हुआ और इस अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग प्रस्ताव पेश किया। गांधी जी के इस प्रस्ताव का विरोध एनी बेसेंट ने किया था और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी आर दास, मोहम्मद अली जिन्ना, ये नाम इसमें नहीं दिए हैं, शंकर नायर आदि ने प्रारंभ में प्रस्ताव का विरोध किया। फिर अली बंधुओं व मोतीलाल नेहरू के समर्थन से प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था। तो मुख्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया था वो सी आर दास के द्वारा किया गया था। वर्ष 1907 में सूरत कांग्रेस अधिवेशन में किसका नाम कांग्रेस के अगले अध्यक्ष के रूप में गरम दल द्वारा प्रस्तावित किया गया था? बंगाल विभाजन जब हो गया, बंगाल विभाजन के बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, एक प्रत्यक्ष परिणाम उसका यह हुआ था कि कांग्रेस के अंदर नरम दल और गरम दल के मध्य विरोध और तीव्र हो गया था। जब यह अधिवेशन हुआ तो यह अधिवेशन पहले नागपुर में होना था। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन था ये पहले नागपुर में होना था, बाद में ये सूरत में आयोजित किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। तो सूरत अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच में बढ़ता हुआ मतभेद उस समय फिर से खुलकर सामने आ गया जब उग्रवादियों की इच्छा के विरुद्ध लाला लाजपत राय के स्थान पर रास बिहारी घोष को उसका अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, तो उन्होंने ये प्रस्ताव किया था कि लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन बना किसको दिया गया था? रास बिहारी घोष को। ठीक है, तो लाला लाजपत राय इसका सही उत्तर होगा। कहानी से आपको चीजें याद हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, 17 मई 1927 को मुंबई अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। उसमें किसने प्रस्ताव दिया था कि कांग्रेस कार्य समिति भारत का संविधान तैयार करे व इसमें केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्यों से तथा प्रमुख राजनीतिक दलों से विचार विमर्श करे? ये सुझाव किसने दिया था? ये प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर है मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने यह सुझाव दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे ये। कांग्रेस ने जब साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का आह्वान किया तब भारत के सचिव थे लॉर्ड बर्कनहेड। उन्होंने भारतीयों के सामने ये चुनौती रखी थी कि ऐसे संविधान का निर्माण करें जिसे सभी दलों का समर्थन व सहमति प्राप्त हो। तो कांग्रेस ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए फरवरी 1928 में दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया था और 1927 का जो ये कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन था, ये तय किया गया था कि 27 में मद्रास अधिवेशन में तय किया गया था कि स्वतंत्र भारत के लिए अन्य राजनीतिक दलों की सहमति से संविधान का मसौदा तैयार किया जाए। अंततः फिर मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में सम्मिलित प्रयासों से जो रिपोर्ट तैयार हुई उसे ही नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस एक अधिवेशन में मूल अधिकारों तथा आर्थिक नीति पर संकल्प वाम पक्ष को तुष्ट करने वाली प्रमुख रियायत के रूप में पारित किया गया? ये जो संकल्प था ये कराची अधिवेशन में पारित किया गया था। कराची अधिवेशन में ये पारित किया गया था। कांग्रेस का जो 45वां अधिवेशन है 1931 में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में कराची में हुआ था। 1931 का अधिवेशन पटेल जी के नेतृत्व में कहां पर हुआ था? कराची में। तो वहीं पर यह किया गया था। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा कहा था? कि ये जो अधिवेशन होते हैं ये तो 3 दिवसीय तमाशा है। अश्विनी कुमार दत्त ये है, इन्होंने ऐसा कहा था 3 दिवसीय तमाशा। और ये जो थे ये आप इनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं, ब्रह्म समाज स्कूल की इन्होंने स्थापना की थी, हितैषणी सभा की भी इन्होंने स्थापना की थी, पीपल एसोसिएशन इन्होंने बनाया था। बंगाल विभाजन ने दत्त पर क्रांतिकारी फिर प्रभाव डाला था और वे उदारवादी से फिर उग्रवादी हो गए थे, ऐसा इनके बारे में कहा जाता है। असहयोग एवं बहिष्कार का कार्यक्रम कांग्रेस ने कहां के अपने विशेष अधिवेशन में पारित किया था? तो ये कलकत्ता का अधिवेशन ये भी था। कलकत्ता का अधिवेशन ये हुआ था 1920 में। असहयोग एवं बहिष्कार का कार्यक्रम कांग्रेस ने कलकत्ता के अपने विशेष अधिवेशन में पारित किया, जिसकी पुष्टि दिसंबर 1920 में नागपुर के अधिवेशन में की गई थी। सॉरी, 1920 में नागपुर में अधिवेशन हुआ था ना, तो नागपुर का जो अधिवेशन हुआ था उसमें इसकी पुष्टि की गई थी। वैसे इसका कलकत्ता के अधिवेशन में इन्होंने पारित किया था असहयोग एवं बहिष्कार का कार्यक्रम। ये कब हुआ था मुझे ध्यान नहीं है।
किसकी अध्यक्षता में कलकत्ता में सितंबर 1920 में कांग्रेस का वह विशिष्ट अधिवेशन हुआ था जिसमें असहयोग का महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुआ था? असहयोग का महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो पारित हुआ, उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो लाला लाजपत राय ने की थी। 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कांग्रेस का ये कलकत्ता का अधिवेशन 1920 में ही हुआ था। ये नागपुर का 20 में क्यों हो रहा है, ये नोट है, चलिए इसको अगर आपको जानकारी होगी तो बताइएगा। 1920 का जो कलकत्ता का अधिवेशन था, विशेष अधिवेशन ये था, सॉरी ये विशेष था, सही है, ये सही है, विशेष था, और नागपुर में वैसे रहा होगा, ये विशेष अधिवेशन था, कभी कभी विशेष अधिवेशन बुलाए जाते थे। तो इसका सीआर दास, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय, बिपिन चंद्र पाल और नारायण चंद्रवारकर, इन लोगों ने क्या किया था? विरोध किया था, ठीक है। और इसी में गांधी जी ने सहयोग का प्रस्ताव ये रखा था, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तो इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा? इसकी अध्यक्षता किसने की थी? कलकत्ता के अधिवेशन की लाला लाजपत राय ने, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में दो राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ? तो लाहौर का जो अधिवेशन 1940 का हुआ था, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट है। उसी में दो राष्ट्र का जो सिद्धांत था मुस्लिम लीग का, उसको प्रतिपादित किया गया था। पाकिस्तान की मांग होने लगी थी मार्च 1940, जिन्ना की अध्यक्षता में लीग का जो अधिवेशन हुआ, फजलुल हक ने एक प्रस्ताव रखा जिसका प्रारूप सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था। प्रस्ताव में यह कहा गया था कि भौगोलिक रूप से जुड़ी इकाइयों को क्षेत्रों में विभाजित किया जाए और संख्यात्मक दृष्टि से मुस्लिम जो बहुल क्षेत्र हैं, जैसे कि भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र, उनको समूह बनाकर स्वतंत्र राज्य बना दिया जाए, और यहीं से मांग उठने लगी थी। अगला प्रश्न, 1939 ईस्वी के त्रिपुरी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में निम्नलिखित में से किसने अध्यक्षीय उद्बोधन का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा था? 1939 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? एक प्रश्न ये तैयार कर लीजिए, त्रिपुरी में हुआ था। इसमें प्रश्न यह है कि अध्यक्षीय उद्बोधन का अनुवाद किसने पढ़ा था? तो ये थे शरत चंद्र बोस। शरत चंद्र बोस ने अंग्रेजी अनुवाद का ये पढ़ा था, मतलब शरत चंद्र बोस ने पढ़ा था अंग्रेजी अनुवाद इसका। और त्रिपुरी का जो सत्र है ये 1939 10 मार्च को शुरू हुआ था। सुभाष चंद्र बोस अस्वस्थ होने के कारण उपस्थित नहीं हो सके थे और उनके स्थान पर मौलाना आजाद ने प्रोटेम पद अध्यक्ष का इसमें संभाला था। और शरत चंद्र जो बोस थे, ये सुभाष चंद्र बोस जी के बड़े भाई थे, उन्होंने अध्यक्षीय भाषण का संक्षिप्त रूप पढ़ा था यहाँ पर, तो ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया था? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे देश के जो फर्स्ट पीएम थे, है ना, और वही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव प्रारूप जो है वो तैयार किया था। 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन में इन्होंने ये प्रारूप तैयार करके रखा था। निम्नलिखित में से किसने 1920 ईस्वी के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग के प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो ये प्रश्न कहीं ना कहीं अभी हम कर चुके हैं, इसका किया था मोतीलाल नेहरू ने। देखिए कितना घुमा फिरा के कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। केवल ये नहीं पूछा जाता कि कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ था, अध्यक्ष कौन था, केवल ऐसे प्रश्न नहीं बनते, थोड़े से जब टफ प्रश्न बनते हैं तो ऐसे बनते हैं। इन प्रश्नों को करते समय हमारा ये भी तैयार हो जाता है कि किसकी अध्यक्षता किसने की थी और कहाँ हुए थे। मोतीलाल नेहरू ने 1920 ईस्वी के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग के प्रस्ताव का समर्थन किया था। अगला प्रश्न, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, ये थे सुभाष चंद्र बोस जी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अपना जब अध्यक्षीय संबोधन इन्होंने हरिपुरा अधिवेशन 1938 में जो हुआ था, हरिपुरा अधिवेशन हुआ था 1938 में, उसके अध्यक्षीय भाषण के दौरान इन्होंने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है, लाल बाल पाल त्रिकुट में से केवल बाल गंगाधर तिलक ने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का पदभार संभाला था। तो ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। और ये क्यों गलत है? लाल बाल पाल त्रिकुट में केवल लाला लाजपत राय थे जिन्होंने अध्यक्ष का 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का पदभार संभाला था। और दूसरा स्टेटमेंट है, बाल गंगाधर तिलक ने अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी,
तो अनहैप्पी इंडिया के लेखक भी कौन थे? लाला लाजपत राय, शेरे पंजाब जिनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए 5 क्वेश्चन देख लेते हैं करंट अफेयर के। 5 क्वेश्चन जो ये करंट अफेयर के हैं, इसमें एक शायद ये रिपीट हो गया इसलिए कम हो गया, चलो उसको कल हम ले लेंगे। डेली क्लास करने से यही फायदा होता है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में सम्मिलित मुदियाट्टू का संबंध किस राज्य से है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। यूपीएससी में तो इतना ही प्रश्न ऐसे डायरेक्टली ये पूछ लिया जाएगा। इसका संबंध है कहां से? इसका संबंध है केरल से। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची जो लॉन्च की है, तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में क्या, इसका उद्देश्य क्या होता है? भारतीय अमूर्त विरासत में जो निहित भारतीय संस्कृति की विविधता है उसको नई पहचान प्रदान करना। भारत में यूनेस्को द्वारा जो मान्यता प्राप्त स्थल हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो कितने हैं? 37 है ना। इसमें 29 जो है ये सांस्कृतिक हैं और 7 है प्राकृतिक है और एक जो है मिश्रित प्रकार का है। तो ये केरल से मेदियट्टू का संबंध है, जो वहाँ का मतलब थिएटर है और नृत्य नाटक है वहाँ का, केरल का। वैज्ञानिक विश्लेषण के अनुसार पेट कोक में कार्बन प्रतिशत कितना होता है? तो ये 80% तक ये होता है। 80% से अधिक कार्बन तक नहीं, 80% से अधिक, याद रखिएगा, ये होता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। और इसका कौन सा ऑप्शन सही है? सी, केरल। तो ये जो पेट्रोलियम कोक को ही पेट कोक कहा जाता है, ये तो आप जानते ही होंगे। पेट्रोलियम का पेट, ये आगे शॉर्ट फॉर्म में कहा जा रहा है पेट कोक, और ये कार्बन में समृद्ध है और तेल शोधन के दौरान ये प्राप्त होता है। 80% से ज्यादा इसमें कार्बन होता है। उच्च कार्बन, उच्च सल्फर और निम्न राख कंटेंट वाला ये उत्पाद होता है। उच्च कार्बन, उच्च सल्फर और निम्न राख इसमें होती है। अगला प्रश्न, भारतीय भूविज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है मुंबई में, और मुंबई है महाराष्ट्र में। आजकल कोरोना से सबसे ज्यादा अगर कोई पीड़ित है तो वो कौन है? वो है मुंबई। पीड़ित है तो है, अब उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। केवल एक काम किया जा सकता है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, घर में रहना, जिससे कि हम बच सकें। लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं, इसका पालन नहीं करते हैं। ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा किस अधिनियम के तहत चिकित्सा पेशेवरों पर हमलों की जांच के लिए अंतर मंत्रालय टीमों का गठन किया गया है? इधर लगातार हमले हो रहे हैं, जो हमको जीवन देते हैं, जो हमारी जीवन की रक्षा करते हैं, उनके ऊपर हमले। तो ये बहुत ही शर्मनाक घटना है, लेकिन है, लोग नहीं मान रहे हैं। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गृह मंत्रालय के द्वारा मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में जो लॉकडाउन के दौरान जो ये हिंसाएं हुई हैं, जो हमले हुए हैं, उन पर अंतर मंत्रालय टीमों का गठन किया गया है। और राज्य में जो चिकित्सा पेशेवर हैं, सामाजिक गड़बड़ी, लॉकडाउन उल्लंघन, हमलों की जांच के बाद जो भी ये गड़बड़ियां पाई जाएंगी, इस पे रिपोर्ट सौंपी जाएगी, फिर उन पे कार्रवाई होगी। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है ये आज का, कि पूसा परिशोधन और स्वच्छता सुरंग जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है, किस शोध संगठन द्वारा विकसित किया गया है? इसे पूसा परिशोधन और स्वच्छता सुरंग को किसने विकसित किया है, इसका डेवलपमेंट किसने किया है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नई दिल्ली में यह स्थित है। ICAR इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ICAR। और इसने इसे क्या कहते हैं, कभी कभी पूसा संस्थान जो आपने सुना है ना, तो पूसा संस्थान इसका एक सबसे ज्यादा जाना जाने वाला नाम है, चर्चित नाम है। आमतौर पर इसको पूसा संस्थान के नाम से जाना जाता है। तो इसने पूसा परिशोधन और स्वच्छता सुरंग विकसित की है। इसमें साबुन और पानी के डिस्पेंसर का उपयोग करके हाथ धोने की व्यवस्था की गई है। इसे पैर से ऑपरेट किया जाता है। और स्वच्छता सुरंग में जो क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, QAC का उपयोग इसमें किया जाता है। ये सब कोरोना करवा रहा है। जो कोविड-19 है, कोविड-19 के कारण ये सब डेवलपमेंट हो रहे हैं, नए नए आविष्कार किए जा रहे हैं। आप लोग घर पे रहिए, अच्छे से पढ़िए, और वैकेंसीज अब धीरे धीरे आने लगी हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि जो एग्ज़ाम अभी निरस्त नहीं हुए हैं उनको मान के चलिए, जो डेट है उन्हीं पे होंगे। आप तैयारी करते रहिए। तैयारी के क्रम में अगर आपको
हमारी हेल्प चाहिए हमारी टीम की, तो हमारी टीम की तरफ से आपके लिए मैसेज है। आप 6307281212 पर व्हाट्सएप करके टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। PEO, RO, ARO और UPPCS 2020 के लिए टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, जो हमारी टीम ने मेहनत करके तैयार किया है। इसको आप कर लेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है, अच्छी हो जाएगी। आप इसको देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।